हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह और आज हम अपनी पॉलिटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना फोर्थ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। होप कि आपने पहली 3 वीडियो देख ली होंगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इस एक्ट में क्या था ये, अब मैंने आपको बता दिया था कि स्टार्टिंग से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया गया था सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना। तो ये वो फाइनल स्टेप था जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन की तरफ गई थी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर किसी एक के हाथों में जाना। तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पावर ज़्यादा दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, तो वैसे ही अब ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके कुछ फीचर्स को। अब इसका पहला फीचर, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। अब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी की पूरी पावर अब दे दी गई थी गवर्नर जनरल को। जो पहले सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड थी, अब वो पूरे इंडिया पे रूल कर सकते हैं। Thus, the act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. यह भी स्टैटिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिंक। अब नेक्स्ट फीचर क्या था इसका? अब जैसा कि आप पिक्चर से देख सकते हैं कि रेगुलेशन और एक्ट दो वर्ड लिखे गए हैं। तो इसमें क्या था, इस एक्ट से पहले जितने भी एक्ट आए उन सबको बोल दिया गया था रेगुलेशन, और इसके बाद और इसको क्या बोल दिया गया था? एक्ट। तो देखते हैं फीचर। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। बट धीरे धीरे अब पूरी बॉम्बे और मद्रास की पावर किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो कि अब बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट डायग्राम में विलियम बेंटिंक का ये डायग्राम था, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। अब आगे, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। यानी कि अब लॉज बनाने की पावर मिल गई थी पूरी की पूरी किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन, वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट। यानी पहले ही बता दिया मैंने आपको कि जो इससे पहले जितने भी लॉज आए थे उनको बोल दिया गया रेगुलेशन, और इसके बाद और इसको क्या बोल दिया गया था? एक्ट। अब इसके लास्ट के कुछ फीचर्स। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब 1813 के एक्ट के अकॉर्डिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या कहा गया था कि सिर्फ टी, ओपियम और चाइना के साथ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। वहाँ मोनोपोली ख़त्म नहीं हुई थी पूरी तरह से, और यहाँ उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी नहीं रही थी, उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए रखा कि ताकि वो ब्रिटिशर्स को हेल्प कर सकें वहाँ पे रूल मेंटेन करने में। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। यानी जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर आती थी, जितना भी एरिया आता था, वो सब एंड में किसको बिलोंग करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर भी किसको? हिज मेजेस्टी, यानी वहाँ पे जो भी किंग या क्वीन होंगे और उनके आने वाले जनरेशन्स को। ये पहले भी आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और वहाँ क्या बोला गया था कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी आती हैं जिस पे वो गवर्न करते हैं, वो सब अल्टीमेटली किसकी पोजेशंस है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो उसी को आगे फर्दर बढ़ाते हुए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बोला गया इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर, यानी सारी की सारी कंपनी की टेरिटरी इनको बिलोंग करती है। अब इसका लास्ट पॉइंट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। अब इस एक्ट में बोला गया कि ये अटेम्प्ट था, सिर्फ एक अटेम्प्ट करने का मतलब कोशिश की गई कि एक ओपन कंपटीशन लाया जाए सिविल सर्वेंट्स के लिए, यानी इंडिया में भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होने चाहिए, ऐसा अटेम्प्ट करा गया था। बट ये कभी भी एक्ट बन नहीं पाया। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कमेटी के बारे में बताया था, मैकले कमेटी। वही मैकले कमेटी आगे चलकर नेक्स्ट एक्ट में एक बॉडी क्रिएट करेगी जिससे कि अब ओपन कंपटीशन हो सकेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एक्ट की बात है। इस एक्ट में सिर्फ अटेम्प्ट करा गया था,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेशर की वजह से इस एक्ट को कभी आगे आने ही नहीं दिया गया, कोई सिविल सर्वेंट के एग्ज़ाम नहीं हो पाए 1833 के अकॉर्डिंग। बट हाँ, एक अटेम्प्ट तो लिया गया था। एंड स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी डिबेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। However, this provision was negated after the opposition from कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड, जो गवर्निंग बॉडी होती है। तो उनके प्रेशर के वजह से कभी भी ये एक्ट के अंदर ओपन कंपटीशन नहीं लाया गया इंडियंस के लिए, ताकि वो सिविल सर्वेंट्स बन पाए। और उनमें भी दो टाइप के सिविल सर्वेंट होते थे, एक थे कोवेनेंटेड, एक थे नॉन कोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड यानी जो अपर सर्विसेज में आते। बस इसके इतने फीचर्स थे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.